नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है पुनर्विवाह और इसके 18 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 19वां पार्ट है। तो चलिए 19वें पार्ट को शुरू करते हैं। वहाँ का काम ख़त्म कर विनय सुधा के पास आया। दीदी, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ चला जा, पर संभल कर जाना, सुधा ने बोला। सुधा की अनुमति मिलते ही विनय ने बाइक ली और घर के लिए निकल गया। रास्ते में ही उसने कंचन के लिए कॉल किया। हेलो कंचन, मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है साहब, आ जाओ तो कॉल कर देना, मैं दरवाज़ा खोल दूँगी। नहीं, मैं घर नहीं आऊँगा, बाहर ही रहूँगा। क्यों? कंचन ने हैरानी से पूछा। अभी घर पर कोई नहीं है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता कि कोई तुम पर उँगली उठाए। अगर तुम चाहो तो छत पर आ जाना, मैं भी छत पर ही सोऊंगा। ठीक है, मैं भी आती हूँ छत पर ही, उसने अनमने मन से कहा। जहाँ विनय ने सारी रात चहलकदमी में बिता दी, वहीं कंचन छत के कोने में बैठी कल के बारे में सोचती रही। दोनों साथ थे लेकिन पास नहीं। विनय और कंचन की सारी रात आंखों में ही कट गई। पता नहीं कल का सूरज दोनों के जीवन में कौन सी सुनामी लाएगा। धीरे धीरे रात खिसकती हुई अपने अंतिम पड़ाव को भी पार कर गई और पक्षी अपने मधुर आवाज में सुबह का स्वागत करने लगे। तो कंचन उठकर नीचे आ गई। विनय भी उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। उसे आज 11 बजे तक हर हाल में निकलना था, इसलिए सभी के वापस आने से पहले वह अपनी तैयारी पूरी कर लेना चाहता था। 8 बजने तक सभी परिवार के सदस्य वापस आ चुके थे। ज़्यादातर रिश्तेदारों ने वहीं से विदा ले ली थी। बाकी जो एक दो साथ भी आए थे, वो भी आते ही अपने लिए कपड़े बिस्तर तलाशने लगे थे। रात भर जागने की वजह से सभी का हाल बेहाल था, पर घर वालों को अभी आराम कहाँ था। रिश्तेदार आराम करने लगे और घर के व्यक्ति फिर से बाकी के पड़े हुए कामों को निपटाने लगे। सुधा के बहुत अनुरोध के बाद कंचन के पिताजी और भाई भी आ गए थे। उनके आने के 1 घंटे बाद करीब विनय तैयार होकर बाबूजी के पास पहुंच गया। वह दरवाजे पर पड़ी चारपाई पर लेटकर आराम कर रहे थे, तो कंचन के भाई और बाबूजी उनके पास में कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे थे। विनय ने उन दोनों को नमस्ते की और बाबूजी के पास जाकर चारपाई पर ही बैठ गया। चाचा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बताओ बेटा, क्या कहना चाहते थे? वह बैठते हुए बोले। क्या हम पीछे की साइड जाकर बात कर सकते हैं? विनय ने कहा। ऐसी क्या बात है बेटा, जो तुम किसी के सामने नहीं कर सकते? खैर छोड़ो, चलो पीछे ही चलते हैं। वो उठ खड़े हुए। आप लोग भी चलिए, विनय खड़े होते हुए बोला। हम लोग? उन दोनों ने आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखा। जी। उसके बाद वह उठकर पीछे के गेट की तरफ चल दिए। विनय भी वहीं पड़ी 2 कुर्सियों को उठाकर उनके पीछे चलता हुआ बाहर आ गया। विनय ने कुर्सियों को वहीं रख दिया और टीन शेड में पड़ी चारपाई निकाल कर बाहर डाल दी। अब चारों आमने सामने बैठे हुए थे। विनय के चेहरे पर शांति थी, बाकी के तीनों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव अभी भी दिख रहे थे। आखिर बात क्या है, जानने के लिए तीनों ही उत्कंठित थे। विनय को खामोश देख बाबूजी ने पहल की। बोलो विनय बेटा, क्या बात करना चाहते थे? बाबूजी, मुझे बात घुमाकर तो करनी नहीं आती, तो इसलिए सीधा सीधा ही बोलता हूँ। विनय सरलता से बोला। मैं कंचन जी को पसंद करता हूँ। अगर आप लोगों की सहमति हो तो मैं कंचन जी से शादी करना चाहता हूँ। उसके इन वाक्यों ने जैसे बम विस्फोट कर दिया हो। कंचन के भाई ने विनय का कॉलर पकड़कर झटके से उसे कुर्सी से खींचकर खड़ा कर दिया। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इस तरह की बात करने की? उसने दांत पीसते हुए कहा। देखिए सर, मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ ना, तो प्लीज़ आप भी इज्जत से ही बात करिए। विनय ने उसके हाथ से कॉलर छुड़ाते हुए कहा। तू इज्जत की बात करता है और खुद दूसरों की बहन बेटी पर गलत नज़र डालता है।
वह मुट्ठियां कसते हुए घुर्राया। पहले यह बात बताइए कि इसमें मैंने गलत क्या बोला? मैं उन्हें पूरे रीति रिवाज के साथ शादी के बंधन में बांध कर अपनाना चाहता हूँ। इसमें क्या गलत है? विनय के चेहरे पर अब भी वही शांति थी। तू जानता भी है हम कौन हैं? अगर जानता होता तो इतनी बड़ी बात बोलने की हिम्मत नहीं करता। कंचन के बाबूजी ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, आप कौन हो? न मैं यह जानता हूँ और ना ही मुझे जानना है। मैं बस इतना जानता हूँ कि आप कंचन के बाबूजी हैं और उनसे शादी करने के लिए आपकी रजामंदी जरूरी है, और इतना ही जानना मेरे लिए काफ़ी है। विनय के चेहरे पर भी तनाव और गुस्से के भाव आने लगे थे। उसकी बात सुनते ही कंचन का भाई उठ खड़ा हुआ। अगर अब एक भी लफ्ज़ निकाला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू चाचा जी का रिश्तेदार है। इतना मारूंगा कि तू शादी तो दूर की बात है, किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मैंने कहा ना, बदतमीजी से बात मत करिए। अब की बार विनय ने भी तेज आवाज में कहा। तू ऐसे नहीं समझेगा, तेरी तो। कंचन का भाई हाथ उठाकर जैसे ही विनय की तरफ लपका, विनय ने बीच में ही उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिया। मैं भी बहुत देर से आपकी बदतमीजी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि आप चाचा जी के रिश्तेदार हैं और कंचन जी के भाई। नहीं तो हाथ मेरे भी नहीं बंधे हैं। अगर आपकी जगह किसी और ने ये हाथ उठाया होता ना तो अभी तक मैं उसे तोड़ चुका होता। आया समझ में? विनय की आंखों में खून उतर आया था। बात बढ़ती देख बाबूजी, कंचन के ससुर जी ने खड़े होकर कंचन के भाई को विनय से छुड़ाया। वह भी पुलिस अफसर है राज सिंह, इसलिए ज़्यादा गर्मी मत दिखाओ और आराम से बैठो। अभी हम लोग हैं यहाँ बात करने को। राज सिंह गुस्से में अपना सिर झटक कर कुर्सी पर बैठ गया। तुम भी बैठो विनय। उन्होंने विनय को बैठने का इशारा किया तो विनय भी कुर्सी पर आकर बैठ गया। क्या छोटी बहू भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचती है? कंचन के ससुर ने गंभीर होते हुए कहा। यह तो नहीं पता कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं, पर मैं उन्हें पसंद करता हूँ। विनय साफ झूठ बोल गया। देखो बेटा, मेरे नज़रिए से देखा जाए तो तुम जैसा लड़का मिलना सौभाग्य की बात है। पर बेटा, पहला तो तुम हमारी जाति के नहीं हो, और दूसरा, कंचन इनकी बेटी है तो इसके बारे में फैसला लेने का हक भी इन्हीं का है। उन्होंने कंचन के बाबूजी की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन बाबूजी, आज के टाइम में ये जाति पाति ऊंच नीच को कौन मानता है? हम मानते हैं। बहुत देर से खामोश बैठे कंचन के बाबूजी तेज आवाज में बोले। हमारी बेटी तो विधवा है। अगर कुंवारी होती फिर भी हम उसकी शादी तुम्हारे साथ किसी भी कीमत पर नहीं करते। और सही कहा समधी जी ने, वह हमारी बेटी है। उसके सारे फैसले लेने का हक सिर्फ हमें है। उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, यह सिर्फ हम तय करेंगे। अगर उनकी ज़िंदगी के सारे डिसीजन लेने का हक आपको है तो उन्हें खुश रखने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। विनय का अपने ऊपर से कंट्रोल रखना मुश्किल होता जा रहा था। हमें पता है कि हमारी बेटी अपनी ज़िंदगी में खुश है। उसके नसीब में जो था वो उसे मिल चुका है, इसलिए ऐसी बेफुजूल की बातों का कोई मतलब नहीं। लेकिन चाचा जी, एक बार अपनी बेटी से पूछ कर तो देखिए वह क्या चाहती है। हमें उससे कुछ भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात पुनर्विवाह जैसे वाहियात बातों की, तो इसके लिए वह कभी हाँ नहीं कहेगी। और अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो? विनय ने एक बार फिर से कोशिश की। तो हम उसे गोली मारकर नदी में फेंक देंगे, समझे? कंचन के बाबूजी ने गुस्से में कहा। अपनी ही बेटी को गोली मार देंगे आप? विनय ने घृणा के साथ कहा। हाँ, मार देंगे। जो बेटी अपने बाप की पगड़ी का मान नहीं रख सकती, ऐसी बेटी को जीने का कोई हक नहीं। वह उठते हुए बोले। रुकिए समधी जी, जब बात चली ही है तो कुछ और भी बातें हो जाए। विनय सही कह रहा है। हमें एक बार छोटी बहू से पूछ लेना चाहिए वह क्या चाहती है। विनय न सही पर किसी अपनी जाति के लड़के से तो उसका पुनर्विवाह कर ही सकते हैं। आखिर अभी उसकी उम्र ही क्या है।
आगे बढ़ते हुए कंचन के बापू के कदम वहीं के वहीं रुक गए। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं समधी जी, इसलिए आज के लिए आपको माफ किया। वह वापस मुड़ते हुए बोले, अगर आइंदा आपने इस तरह की बात सोची भी तो हमारे सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। हमारी बेटियों की शादी एक बार ही होती है और वह आपके बेटे से हो चुकी है। अगर आपसे आपकी बहू की दाल रोटी नहीं चल रही है तो हम अपनी बेटी को वापस ले जाएंगे, पर उसका दूसरा विवाह कदाचित नहीं करेंगे। और तू, वह विनय की तरफ मुखातिब होते हुए, आज के बाद हमारी बेटी की तरफ देखना तो बहुत बड़ी बात है। इस घर के आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए। और अपना सब इंस्पेक्टर का रोब किसी और को दिखाना। तेरे जैसे सब इंस्पेक्टर को मैं जेब में लेकर घूमता हूँ। वह आवेश में बोलकर बाहर निकल गई। विनय अपमान का घूंट पीकर रह गया। आज वह कंचन के दर्द और तकलीफ को ज्यादा अच्छे से समझ रहा था। अगर कंचन को यह सब पता चलेगा तो क्या हाल होगा उसका, और उस भरोसे का क्या होगा जो मैंने उसे दिलाया है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। विनय की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह खुद को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ाकर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। हमेशा कंचन को हर दर्द में कंधे का सहारा देने वाले विनय को आज कंधे की जरूरत पड़ रही थी अपने दिल के दर्द को हल्का करने के लिए। चाचा जी, मैं चलता हूँ। उसने बाबूजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और एक झटके के साथ बाहर निकल गया। कंचन के ससुर जी ठगे से खड़े उसे जाते हुए देखते रह गए। इधर गुस्से से बाहर निकलते कंचन के बाबूजी को सुरेंद्र, कंचन का जेठ, ने रास्ते में ही रोक लिया। क्या हुआ चाचा जी? आप इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? राज सिंह ने सारी बात सिलसिलेवार सुरेंद्र को बता दी। बस इतनी सी बात? पहले तो आप इधर आराम से बैठिए। सुरेंद्र ने उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया और खुद उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। जब आपको पता है कि कंचन कभी दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होगी, फिर क्या परेशानी है? वह कंचन के बाबूजी को समझाते हुए बोला। और रही बात विनय की, तो आज के बाद मैं उसे कभी इस घर के अंदर कदम नहीं रखने दूंगा। यह मेरा वादा है आपसे। कंचन आपके ही नहीं, हमारे घर की भी इज्जत है। उसे गलत नज़र से देखने वाले को मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगा? सुरेंद्र की बातों को सुनकर कुछ हद तक कंचन के बाबूजी का गुस्सा ठंडा हो गया। वैसे बाबूजी ने उसे ढंग से समझा दिया है, मगर फिर भी वह यहाँ आकर पुलिस या रोब दिखाए तो तुम एक बार मुझे फ़ोन कर देना। मेरा साला थानेदार है, साले की सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। कंचन का भाई रौब से बोला। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। और अगर कोई भी बात हुई तो मैं सबसे पहले आपको कॉल करूंगा। सुरेंद्र ने उन्हें निश्चिंत करते हुए कहा। जब से वे चारों पीछे की तरफ गए थे, तब से कंचन को एक मिनट का भी चैन नहीं मिला था। वह बड़ी बेसब्री से विनय के अंदर आने का इंतजार कर रही थी। उसने जैसे ही विनय को पीछे के गेट से अंदर आते हुए देखा, वह तेज कदमों से विनय के सामने आकर खड़ी हो गई। विनय की पनीली आंखों को देखते ही कंचन का दिल धक से रह गया। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था, या फिर जो सोचा उससे भी ज्यादा हो गया। वह रसोई में जाकर दाल में तड़का लगाने के लिए प्याज काटने लगी, ताकि उसे आंसू बहाने के लिए समाज की नज़रों में एक जायज़ वजह मिल जाए और कोई उस पर और उसके आंसुओं पर शक ना करे। पर जिनसे दिल का रिश्ता होता है, उनके आगे कोई बहाना नहीं चलता। कंचन की आंखों से टपकते आंसू भी सुधा की नज़रों से बच नहीं सके। उसने जैसे ही कंचन को घुमाकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया, कंचन सुधा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सब खत्म हो गया दीदी, सब खत्म हो गया। बाहर निकलकर विनय ने एक उड़ती सी नज़र कंचन के बाबूजी और भाई पर डाली और बैग लेकर निकल गया। विनय ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया था। उसने जो प्लान बनाया था वह पूरी तरह से सफल हो गया था। कंचन और सुधा दोनों ही सुरेंद्र के शक के रडार से बाहर थी। विनय की बातों या कामों से किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ था कि कंचन और विनय का रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका है। अभी तक सभी यही मानकर चल रहे थे कि जो कुछ भी था विनय की तरफ से था।
कंचन ने तो कभी विनय की तरफ आंख उठाकर ही नहीं देखा। किसी की भी नज़रों में विनय का कंचन से तो कोई रिश्ता था ही नहीं। जो भी रिश्ता था वह सुधा के साथ था। सुरेंद्र ने घर में सभी को बोल दिया था कि आज के बाद इस घर में कोई विनय का नाम भी नहीं लेगा। इस घटना को 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों में कंचन की विनय से एक बार भी बात नहीं हो पाई। घर वालों के डर से वह अपने अंदर उबलते लावे को अंदर ही जब्त करने की कोशिश कर रही थी और अपनी इस कोशिश में वह अंदर ही अंदर खत्म हो रही थी। वह हर दिन अपने अंदर भरे लावे के दम घोंटू धुएं में फड़फड़ाती रहती। दिक्कत यह थी कि वह चाहकर भी इस धुएं को बाहर नहीं निकाल सकती थी। अगर कोई इस धुएं का एक रेशा भी देख लेता तो विनय की सारी कोशिश पर, सारी प्लानिंग पर पानी फिर जाता। क्या मतलब रह जाता विनय की इतनी मेहनत का। उसने मन ही मन प्रण लिया था कि चाहे वह घुट कर मर ही क्यों न जाए, वह विनय की जीत को हार में नहीं बदलने देगी। किसी को सुधा पर और खुद पर शक नहीं होने देगी। काफी हद तक वह इसमें कामयाब भी हो रही थी। बाहर से वह यह दर्शाती कि जो कुछ भी हुआ उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अंदर ही अंदर वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। आखिर 8 दिन बाद सुरेंद्र वापस नौकरी पर जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने सुधा को फिर से समझाया, सुधा, अच्छे से याद रखना, कभी भी तुम विनय से कोई रिश्ता नहीं रखोगी, ना ही उससे फ़ोन पर बात करोगी। अगर मुझे पता चल गया कि तुमने विनय से कोई भी कैसा भी रिश्ता रखा है तो मैं तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दूंगा। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हारे लिए मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ या फिर वह विनय। आप मेरी बात तो सुनिए। सुधा ने सुरेंद्र का हाथ पकड़कर दीन स्वर में कहा, पर सुरेंद्र बिना सुधा की बात सुने ही हाथ छिटककर कमरे से बाहर निकल गया और सुधा वहीं धम से बैठ गई। क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं आपको? मेरे लिए आप दोनों इम्पोर्टेंट हो। भगवान किस पाप की सजा दे रहा है तू? रोते रोते सुधा की हिचकी बंध गई। कंचन ने आकर सुधा को पानी पिलाया और उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। दीदी, अगर आप हिम्मत हार जाओगी तो मेरा क्या होगा? मेरे लिए तो अब माँ बाप भाई बहन सब आप ही हो। काफी देर तक कंचन सुधा को समझाती रही। सुरेंद्र के जाने के बाद घर में कुल 4 लोग बचे थे। अंततः आज कंचन को भी मौका मिल ही गया विनय से बात करने का। रात को जब सभी लोग सो गए तो उसने विनय को कॉल की। एक रिंग जाते ही उधर से विनय ने कॉल अटेंड कर ली। हेलो। उधर से विनय की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनते ही कंचन के दिल में जमा लावा आंखों के रास्ते से पिघल कर बाहर आने लगा। हेलो साहब। कंचन के मुंह से मुश्किल से ये 2 शब्द निकले। क्या हुआ कंचन? रो क्यों रही हो? कोई बात हुई है क्या मेरे आने के बाद? तुमसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा और इतने दिन तुमने बात क्यों नहीं की? विनय सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। इधर कंचन की हिचकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ कंचन, जवाब दो। किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं साहब। कंचन बड़ी मुश्किल से बोल पाई। फिर रो क्यों रही हो? सब खत्म हो गया साहब। क्या खत्म हो गया? कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। सब कुछ पहले जैसा ही है पागल। देखो, पहले भी हम छुप छुप कर बातें करते थे, अब भी करेंगे। पहले भी बस दीदी हमारी सीक्रेट जानती थी, अब भी जानती है। पहले भी मैं तुम्हारा इंतजार करता था, अब भी करता हूँ। विनय की आवाज में ना चाहते हुए भी मायूसी झलक गई। उसने तुरंत खुद की आवाज को संभाल कर कहना जारी रखा। आप बताओ, क्या खत्म हो गया जिसके लिए तुम इतना रो रही हो? उम्मीद खत्म हो गई साहब, हमारे मिलने की, हमारे रिश्ते के सफल होने की। कंचन फिर से सुबकने लगी। कंचन, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि जरा सी उम्मीद टूटने पर खत्म हो जाए? कंचन की तरफ से चुप्पी छाई रही तो विनय ने दोबारा पूछा, बोलो कंचन। नहीं साहब, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। इन छोटी मोटी दिक्कतों से उसमें खरोच भी नहीं आएगी। कंचन ने खुद को संभाल लिया था। पिछले कुछ दिनों से आपसे बात नहीं हो पाई, इसलिए थोड़ी अकेली पड़ गई थी मैं, पर अब सब ठीक है।
गुड गर्ल। अब बताओ इतने दिनों से बात क्यों नहीं की? पता है मैं कितना डर गया था। वह भाई थे घर पर, इसलिए नहीं की। अगर उन्हें शक हो जाता तो सब खत्म हो जाता, इसलिए नहीं की बात। आज से आज ही वह वापस गए हैं ड्यूटी पर। चलो कोई बात नहीं। वैसे दीदी कैसी हैं? पिछले दिनों से मैं उनसे भी बात नहीं कर पाया। ज़्यादा अच्छी नहीं है, कंचन ने उदासी से कहा। क्यों, क्या हुआ उन्हें? हुआ कुछ नहीं, वह भाई की वजह से। कंचन ने घर में विनय के जाने के बाद जो भी कुछ हुआ वह सब बता दिया। कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम उनका ख्याल रखना और हो सके तो उनसे बात भी करवा देना। करवा दूंगी। वैसे मेरे पास भी एक न्यूज़ है तुम्हारे लिए। क्या न्यूज़ है? गैस करो क्या हो सकती है। अब बताओ भी साहब, कंचन ने उतावलेपन से बोली। मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, और पता है मेरी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई है? कहाँ पर? तुम्हारे एरिया में। मतलब अब मैं तुम्हारे एरिया का नया डीएसपी हूँ। सच में साहब? कंचन खुश होते हुए बोली। हाँ, काश मैं आपको देख पाती। कंचन फिर से उदास हो गई। बिल्कुल देख पाओगी, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूँगा। जब दोनों को बात करते हुए काफ़ी देर हो गई तो विनय ने कंचन को सोने को बोलकर फ़ोन काट दिया। आज कितने दिन बाद कंचन चैन से सोएगी। उसके दिल में भरे धुएं का गुबार निकल चुका था। अब उसकी जगह विनय के प्यार का मीठा मीठा एहसास था। वक्त के साथ दोनों के प्यार की गाड़ी धीरे धीरे फिर से पटरी पर आने लगी थी। दोनों रात होने का इंतजार करते और सबके सोते ही दोनों की प्यार भरी बातें शुरू हो जाती, जो घंटों के हिसाब से चलती। दिन में जब मौका मिलता तो कंचन सुधा से भी विनय की बात करवा देती। कुल मिलाकर सब पहले जैसा होता जा रहा था। आज जब कंचन ने विनय को कॉल किया तो उसकी आवाज़ में खुशी की खनक नहीं थी, जो अक्सर हुआ करती थी। क्या हुआ कंचन, उदास क्यों हो? विनय ने उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगाकर पूछा। वो कल सीमा दीदी आ रही हैं, कंचन ने उसी उदासी में कहा। तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सीमा जी की शादी के बाद पहली बार वो घर आ रही हैं। मुझे पता है, हम लोग भी दी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मगर वह अकेली नहीं आ रही। वीर सिंह भी आ रहा है उसके साथ। वह भी यहीं रहेगा, दीदी के साथ ही। रहने दो, उससे तुम्हें क्या करना? आखिर जमाई है उस घर का, तो आएगा तो है ही। विनय हंसते हुए बोला। साहब, आपसे हम लोगों ने एक बात छुपाई थी, कंचन अटकते हुए बोली। वो एक बार वीर सिंह ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।